नमस्कार दोस्तों, जगू का जीके हब की राजस्थान की अर्थव्यवस्था की आर्थिक समीक्षा 2020-21 के परिप्रेक्ष्य में जो क्लास चल रही है उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। दोस्तों, हम जो आपको पढ़ा रहे हैं वो मैंने अभी इस टाइप से इसको कर दिया है कि जो हम आपके टॉपिक्स हैं, चाहे वो आरएस का टॉपिक्स हैं, चाहे एसआई का है, चाहे आपका कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर का है या अन्य कोई एग्जाम में जिसमें इकोनॉमिक्स आपको दी हुई है, अब मैंने इसमें ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमिक्स दोनों को मिक्स कर दिया। यानी ज्योग्राफी में जो दिया है उसको और प्लस इकोनॉमिक्स को दोनों को मिक्स कर दिया। तो हमारा जैसे कृषि में टॉपिक हुआ तो पहला टॉपिक है एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर यानी प्राथमिक क्षेत्र बोल सकते हैं, प्राथमिक क्षेत्र। अब प्राथमिक क्षेत्र में पहला टॉपिक कृषि का था, हमने करवा दिया पूरा, चाहे वो किसका ज्योग्राफी की दृष्टिकोण से, जो इकोनॉमिक्स की दृष्टिकोण से हो, चाहे आर्थिक समीक्षा की दृष्टिकोण से हो, चाहे बजट की दृष्टिकोण से हो, ठीक है, कृषि। दूसरा टॉपिक आपका पशुपालन या पशुधन करवा दिया, ठीक है। और तीसरा टॉपिक उसके साथ मैंने बोला मरुस्थल, जो नेगेटिविटी, मरुस्थलीकरण वगैरह वो भी करवा दिया, ठीक है, मरुस्थलीकरण। अब चौथा टॉपिक आपका है कि पशुपालन जो है हमारा, उससे हमारा क्या प्रोडक्शन हमें मिलता है, पशुपालन से क्या प्रोडक्ट हमें मिलते हैं, प्रोडक्ट मिलते हैं। तो उसमें सबसे बड़ा प्रोडक्ट है दूध। अब दूध और दूध से बने हुए उत्पाद, समझ गए क्या? और दूध से बने हुए उत्पाद, तो वो जो टॉपिक होता है वो डेयरी विकास। कौन सा? डेयरी विकास, डेयरी विकास। तो आपका टॉपिक हो गया डेयरी विकास। आज का टॉपिक कौन सा हो गया? डेयरी विकास, ठीक है। तो डेयरी डेवलपमेंट का आपका टॉपिक हो गया। डेयरी डेवलपमेंट का आजकल नाम कर दिया गोपालन विभाग, मतलब डेयरी डिपार्टमेंट का आजकल नाम क्या कर दिया? गोपालन विभाग, गोपालन। तो गोपालन एवं डेयरी, तो आज का जो टॉपिक है वो गोपालन और डेयरी है, ठीक है। अब भाई, सबसे पहले मैं एक सूचना आपको देना चाहता हूं। मेरे नंबर आपके पास है, मैं रोजाना देता हूं, 9829093552। इस पे मेरे नंबर है, मेरे खुद के नंबर हैं, और व्हाट्सएप पे आप एक बात लिख सकते हो। देखो, मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहता हूं क्योंकि हमारी क्लास लाइव नहीं चल रही, तो लाइव नहीं चल रही तो इस नंबर पे आप जो आप लेते हो, ध्यान दीजिएगा, 9829093552, ये मेरे नंबर है, ध्यान दीजिए, ये मैंने नंबर लिखे मेरे 9829093552। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये क्लास लाइव नहीं है, तो आपको कुछ समस्या आ रही हो, आपको नंबर 2 को सुझाव देना हो, आपको नंबर 3 टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही हो, जैसे कुछ स्टूडेंट्स की बात आई साहब वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो मेरे को जरूर लिखें, क्योंकि मैं तभी आपका फीडबैक देखकर ही इसको सुधरवा पाऊंगा। अब जैसे एक आध स्टूडेंट होता है तो उसके तो पर्टिकुलर प्रॉब्लम आ सकती है, समझ गए क्या? मेरे पास पर्टिकुलर मतलब खुद के मोबाइल में ऐसे प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अधिकांश की जो प्रॉब्लम है तो मेरे को थोड़ा बहुत सुझाव है, समस्या है, समझ गए क्या? और साथ में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है तो वो सब चीजें मेरे को लिखकर जरूर भेजें। हालांकि मैं जवाब दूं या न दूं वो एक अलग बात है, लेकिन मेरे को फीडबैक से पता चल जाएगा कि क्या चल रहा है, ठीक है, ये जरूर भेजें, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा डेयरी विकास का, कौन सा? डेयरी विकास। ये 9829093552 मेरे नंबर है, उस पर आप ध्यान दीजिए। आगे देखिए आपके सामने आ रहा है गोपालन विभाग या डेयरी विकास, गोपालन विभाग या डेयरी विकास। गोपालन विभाग के अंदर ही डेयरी आती है, तो डेयरी विकास, समझ गए क्या? तो आप इसका आजकल गोपालन जो मंत्री है वो प्रमोद जैन भाया है, गोपालन जो मंत्री है। तो इसके हम 2 पार्ट कर रहे हैं, 2 पार्ट, एक तो डेयरी कर रहे हैं और एक गोपालन कर रहे हैं। डेयरी और कौन सा? गोपालन। तो आपको कंफ्यूज नहीं हो, हालांकि गोपालन विभाग में ही डेयरी आती है, समझ गए क्या? तो डेयरी अलग कर रहे हैं और गोपालन अलग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके मंत्री जो हैं वो प्रमोद जैन भाया है। अब देखिए डेयरी का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, सुनना मेरी बात। तो सबसे पहले डेयरी का जो स्ट्रक्चर है, राज्य, जिला और ये आपका गांव,
कौन सा? गांव। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, मैं यहां से नीचे से शुरू करता हूं। सबसे पहले नीचे गांव है, तो गांव में प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां होती है। प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां होती है। नाम से ही आपको पता चल रहा है दुग्ध उत्पादक, यानी जो दूध आता है, ये पशुपालक जो अपना दूध डालते हैं वो आपका कहां पर डालते हैं? यहीं पे डालते हैं। तो इसमें पशुपालक होते हैं। न्यूनतम सदस्य इस समिति के कितने होते हैं? 15, यानी 15 पशुपालक मिलकर के एक समिति बनाते हैं और वहां पर अपना दूध कलेक्ट करते हैं। दूध कलेक्ट करते हैं, सारे समिति बनाते हैं, उस पर अपना दूध कलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसमें न्यूनतम सदस्य 15 होते हैं, पशुपालक होते हैं। ठीक है, वर्तमान में ये राजस्थान में 15,318 समितियां हैं। 15,318 समितियां वर्तमान में। समझ गए क्या मेरी बात को? पहली महिला समिति भोजूसर गांव बीकानेर में बनी थी। भोजूसर गांव बीकानेर में। पहली कंप्यूटरकृत समिति नायला जयपुर में बनी थी। नायला जयपुर में। और आपको पता है इन दुग्ध सहकारी समितियों में जो महिलाओं को 50% आरक्षण है। महिलाओं को कितना परसेंट आरक्षण है? 50% आरक्षण है। बिल्कुल क्लियर है। तो प्राथमिक दूध उत्पादक सहकारी समिति नीचे स्तर पर होती है, जहां पर जो पशुपालक है या दूध वाले हैं वो अपना दूध क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं। न्यूनतम ये समिति 15 मेंबर से बनती है। वर्तमान में समितियां कितनी है? 15,318 है। पहली महिला समिति कौन सी खुली? तो भोजूसर गांव बीकानेर में। पहली कंप्यूटर कौन सी खुली? तो नायला जयपुर में। और मैंने बोला महिलाओं को कितना परसेंट आरक्षण है? तो इसमें 50%। ठीक है, अब एक गांव वाला है ना, गांव वाला ये दूध इकट्ठा कर लेंगे। अब ये दूध इकट्ठा करके, ध्यान दीजिएगा, ये दूध इकट्ठा करके जिला स्तर पर ले जाएंगे इसको। मतलब जिला वाला जो संघ है उस दूध को जगह जगह से कलेक्ट कर लेगा। जगह जगह से क्या कर लेगा? कलेक्ट कर लेगा। यानी गांव वाला जो दूध है वो जिला वाला संघ है उसको कलेक्ट कर लेगा। संघ मतलब एकत्रित कर लेगा। ध्यान दीजिएगा, तो जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ है वो जो गांव में जो दूध कलेक्ट हुआ है उसको ऊपर ले जाकर कलेक्ट कर लेगा। क्योंकि यहां पर आपके बड़े बड़े मतलब मशीन वगैरह ये प्रोजेक्ट लगे हुए हैं, तो ये जहां पर दूध संकलित करके उनका विधायन करते हैं। विधायन का मतलब उसी दूध को फेटेड वगैरह सही, मतलब ये नॉन फैट है, ये फैट है, इसमें कम फैट है, चीज है, इसका दही बनता है, छाछ बनती है, तो वो प्रोजेक्ट में बनता है जिससे लोगों को सप्लाई होता है। लोगों को क्या होता है? सप्लाई। तो ये काम कौन करता है? जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ करता है। समझ गए? पहला संघ आपका बीकानेर में बना जो उर्मुल के नाम से। किसके नाम से? उर्मुल। सबसे बड़ा संघ है जिला वाला, वो जयपुर वाला है। वर्तमान में 21 थे, लेकिन अब की बार के बजट 2021-22 में राजसमंद और घोषित कर दिया, तो टोटल कितने हो गए? 22। बजट सहित आपके कितने हो गए? 22। ये क्या काम करता है? जो नीचे जो दूध संकलित हुआ है, नीचे जो दूध संकलित हुआ है उसको यहां पर जिला स्तर पर ला करके और उसके अनेक प्रकार के उत्पाद बनाते हैं और फिर जनता में उसका वितरण करते हैं। जैसे डेयरी बूथ वगैरह के माध्यम से उसका वितरण करते हैं। हो गया। अब आइए डेयरी बूथ वगैरह में, अब पूरा राज्य पे एक होता है राज्य, राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन, आरसीडीएफ बोलते हैं, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन जयपुर में बना हुआ है। जयपुर में बना हुआ है। स्थापना इसकी कब हुई? तो 1977-78 में। और उत्पाद इसका कौन सा है? सरस। यानी ये पूरा जिला में जितना भी डेयरी का तंत्र है, उस पूरे डेयरी तंत्र को कंट्रोल करता है। नहीं, इनका हेड ऑफिस हो गया। क्या हो गया? हेड ऑफिस। तो गांव में दूध कलेक्ट हुआ, गांव में दूध कलेक्ट होकर जिला स्तर पर आया और जिला स्तर पर उसके अनेक प्रकार के उत्पाद बने और उसका डेयरी बूथों के माध्यम से घर घर वितरण हुआ। ठीक है, और पूरे इसको सिस्टम को राज्य स्तर पर कंट्रोल करने वाला कौन सा? आरसीडीएफ। कौन सा? आरसीडीएफ। जयपुर। स्थापना 1977-78। उत्पाद इसका कौन सा है? सरस। पशुपालकों का दूध का उचित मूल्य दिलवाता है। ये मतलब जो पशुपालक दूध इकट्ठा कर रहे थे, नीचे दूध इकट्ठा कर रहे हैं, उनका उचित मूल्य दिलाना इसका उद्देश्य है। उपभोक्ताओं को शुद्ध दूध उपलब्ध करवाने वाला शीर्ष संगठन है जो संपूर्ण दूध सहकारी संस्थाओं को नियंत्रित, निर्देशित और समन्वित करता है। यानी ये जो डेयरी डिपार्टमेंट है इसका मूल भाव क्या है? तो देखो, जो पशुपालक है जो दूध हमें बेचते हैं उनको तो दूध का उचित मूल्य मिले, और उनका दूध का उचित मूल्य मिल गया तो बाद में वो दूध हमारे पास आता है, तो बाद में जनता के अंदर शुद्ध दूध की क्या हो? सप्लाई हो, तो दोनों तरफ फायदा होगा। इधर पशुपालक को भी रोजगार मिल गया और जनता को भी दूध की क्या होगी? सप्लाई। ये हमारा डेयरी का तंत्र है। डेयरी का क्या है? तंत्र है दोस्तों। बिल्कुल आपको समझ में आया होगा, फैक्ट सहित आपको बता दिया।
अब देखो, इकोनॉमिक्स से सबसे जोड़ दिया। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 20-21 वित्तीय वर्ष, क्योंकि अब आर्थिक समीक्षा 20-21 की पढ़ रहे हैं, तो दिसंबर तक के आंकड़े आ गए थे 20 के। आरसीडीएफ से संबंध, मतलब आरसीडीएफ समझ गए क्या? आरसीडीएफ राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के सभी दूध संघ कौन से जिला स्तर वाले, वो प्रतिदिन औसतन 23.19 लाख किलो दूध संकलित करते हैं। मतलब जो 21 हमारे संघ थे, नया तो राजसमंद में बन रहा है, तो राजसमंद में बन रहा है, वो 22 हो जाएंगे। तो ये 21 दूध संकलन जो केंद्र थे, संघ थे, इन्होंने 23.19 लाख किलो दूध संकलित कर रहे हैं। 23.19 लाख किलो दूध संकलित कर रहे हैं रोजाना का। और वर्तमान में 8.44 लाख दुग्ध उत्पादक सहकारी आधारित डेयरी विकास, मतलब दुग्ध उत्पादक काम कर रहे हैं। कौन सा? दुग्ध उत्पादक कौन से? नीचे वाले, क्योंकि पशुपालक, तो 8.44 लाख इससे जुड़े हुए हैं। और दूध कितना आ रहा है? 23.19 लाख। सहकारिता आधारित डेयरी विकास से संबंध रखते हैं। अब आरसीडीएफ इनको क्या क्या सुविधा देता है? तो इनको एक तो पशुहार उपलब्ध कराता है। आरसीडीएफ क्या क्या सुविधा देता है? तो एक तो देखिए, जो किसान दूध देता है, जो पशुपालक दूध देता है, तो उसको उचित मूल्य तो मिलता ही है। उसको उचित मूल्य पर पौष्टिक पशुआहार मिलती है। तो इसके खुद के प्रोजेक्ट हैं। तो 7 पशु आहार संयंत्र हैं आरसीडीएफ के। 7 पशु आहार संयंत्र हैं आरसीडीएफ के। लालगढ़ बीकानेर में, नदबई भरतपुर में, तबीजी अजमेर में, लांबिया भीलवाड़ा में, कालाडेरा जयपुर में और पाली और जोधपुर में इसके पशु आहार संयंत्र। आप समझ गए होंगे, यानी जो पशुपालक हमें दूध बेच रहे हैं, मतलब दूध बेच रहे हैं, तो उनको पौष्टिक पशु आहार उपलब्ध कराता है सस्ते मूल्यों पर, जिससे किसान को फायदा हो। ठीक है। दूसरा, उन्नत चारा बीज भी उपलब्ध कराता है। जैसे किसान अपने जो पशु है उसको बढ़िया चारा खिलाए, समझ गए क्या? तो बढ़िया चारा खिलाए तो जिससे दूध वो भी अच्छा दे वो। तो इसके लिए इसने आरसीडीएफ ने उन्नत चारा बीज बना दिए। तो उन्नत चारा बीज के 3 उत्पादन फार्म है। रोजड़ी, बोलो, 3 चारा बीज उत्पादन फार्म है। एक तो रोजड़ी बीकानेर, एक पाल जोधपुर, एक बस्सी जयपुर, बोलो क्लियर है क्या? और इधर बीज प्रसंस्करण संयंत्र, बीजों का जो प्रोसेस होती है उसका संयंत्र आपके बीकानेर और कहां पर है? कोटा में। ठीक है। एक यूरिया उपलब्ध कराता है। यूरिया मोलासिस ब्रिंग प्लांट है, जो दूध में भी, वहां पे भी यूरिया मोलासिस ब्रिंग प्लांट है, जो आपका संबंध है फसल वगैरह में डालने के लिए। या वैसे मोलासिस ब्रिंग प्लांट है जो आपका दूध संयंत्रों में भी काम आता है। तो अजमेर और जोधपुर में मोलासिस ब्रिंग प्लांट है इसका खुद का। तो मैंने क्या कहा, इसके आरसीडीएफ को जो किसान है या जो दूध उत्पादक है, जो भी सुविधा उसको चाहिए तो सारी उपलब्ध कराता है। तो 7 तो पशु आहार संयंत्र है और जो अलग अलग जगह पर हैं। एक उन्नत चारा बीज के लिए आपके उत्पादन फार्म रोजड़ी, पाल और बस्सी में है। बीज प्रसंस्करण संयंत्र बीकानेर और कोटा में है। और यूरिया मोलासिस ब्रिंग प्लांट जयपुर और जोधपुर में है। ठीक है। अब आइए आप समग्र डेयरी विकास जो है वो कैसे हुआ? तो आपको पता ही है, हमारे यहाँ पे समेत, मतलब जो डेयरी डेवलपमेंट का काम किया वो वर्गीज कुरियन ने किया। इंडिया के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो वर्गीज कुरियन ने आनंद स्थान कहां पर? गुजरात में किया। तो डेयरी का जो जनक है या श्वेत क्रांति का जो जनक है वो वर्गीज कुरियन है। और कहां पर? जन्म स्थान कौन सा? आनंद, गुजरात में किया। ठीक है। तो इस समग्र डेयरी विकास का काम उसका किया हुआ श्वेत क्रांति जिसको बोलते हैं। तो ये देखिए कैसे हुआ। सबसे पहले विश्व बैंक सहायता कार्यक्रम आया। विश्व बैंक ने एक सहायता कार्यक्रम चलाया, मतलब दूध के विकास के लिए विश्व बैंक ने एक सहायता कार्यक्रम चलाया 1975 में। उसके अंतर्गत हमारा राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम बना 1975 में। विश्व बैंक ने 75 में हमें हेल्प करी ना, तब राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना हुई 1975 में। बिल्कुल क्लियर है क्या? और फिर राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन 1977 में बना। 1977 में कौन सा बना? बोलो, राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन। सहकारिता में आ गया। सहकारिता का मतलब पहले वो गवर्नमेंट का था और बाद में जनता को भी उसमें शामिल कर लिया, पशुपालकों को भी उसमें शामिल कर लिया। तो सहकारी डेयरी फेडरेशन हो गया। बोलो क्लियर है क्या? अब इसी के अंतर्गत मेट्रो, एक तो मेट्रो डेयरी है। मेट्रो डेयरी कहां पर है? गोविंदगढ़ जयपुर। अब मेट्रो डेयरी का मतलब होता है कि 10 लाख लीटर दूध का एक साथ संकलन कर ले, वो मेट्रो डेयरी होती है। मेट्रो डेयरी कहां पर है? बोलो, गोविंदगढ़ जयपुर में। गोविंदगढ़ जयपुर में
एक है जो पशु होते हैं वो हाइब्रिड पशुओं के लिए सीमन बैंक बना रखे हैं। कौन से सीमन बैंक? कौन सा? सीमन बैंक बस्सी जयपुर में बना है, सीमन बैंक। विदेशी पशु प्रजनन फार्म बना रखा है बस्सी जयपुर में, ये खुद। तो मेट्रो डेयरी तो कौन सी होगी? मेट्रो डेयरी गोविंदगढ़ में है। गोविंदगढ़ जयपुर में 10 लाख लीटर दूध का संकलन कर लेती है। और एक आपका सीमन बैंक का वो बस्सी में है। विदेशी पशु प्रजनन फार्म बस्सी जयपुर में है। ठीक है, अब आप आइए देखिए, राजस्थान में पहली डेयरी पद्मा। पद्मा कहां पर आई थी? अजमेर। राजस्थान की पहली डेयरी कौन सी थी? पद्मा। पद्मा कहां पर है? अजमेर। राजस्थान में सबसे बड़ी डेयरी है रानीवाड़ा। रानीवाड़ा कहां पर है? जालोर। रानीवाड़ा कहां पर है? जालोर। बिल्कुल क्लियर है, रानीवाड़ा कहां पर है? जालोर। ठीक है। अब की बार का जो बजट आया था उसमें 2-3 संस्थाएं खोली गई, ध्यान दीजिएगा। डेयरी एवं खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय खोला गया। डेयरी बजट 2021-22 में घोषणा की है कि डेयरी एवं खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय खोला जा रहा है बस्सी में। कहां पर है? बस्सी। बस्सी कहां पर होगा? जयपुर। और साथ में डेयरी विज्ञान प्रौद्योगिकी महाविद्यालय। डेयरी विज्ञान प्रौद्योगिकी महाविद्यालय हमारे यहाँ पे 2 कृषि विश्वविद्यालय हैं, एक तो बीकानेर में और एक आपका जोबनेर जयपुर में। जोबनेर कहां पर है? जयपुर। जोबनेर कहां पर है? जयपुर। तो बीकानेर और जोबनेर जयपुर 2 कृषि महाविद्यालय हैं, उनमें ये आपके कृषि डेयरी विकास जोबनेर कर लो, जोबनेर जयपुर। जोबनेर कहां पर पड़ता है? जयपुर। तो जोबनेर जयपुर में 2 कृषि महाविद्यालय, वहां पर डेयरी विज्ञान प्रौद्योगिकी महाविद्यालय खुल रहे हैं। बोलो क्लियर है क्या? तो बोलो, डेयरी एवं खाद्य की प्रौद्योगिकी महाविद्यालय कहां पर है? बस्सी जयपुर। डेयरी विज्ञान प्रौद्योगिकी महाविद्यालय बीकानेर जयपुर, जोबनेर जयपुर। ठीक है, तो यहां पर खुल रहे हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको हमने बताया और ये चीज आपको सामने आई आ गया। तो देखिए, सारी चीजें बजट सहित बता दी, इकोनॉमिक्स भी आ गई, सारी चीजें आपकी सारी आ गई। अब आप आइए, आरसीडीएफ वो क्या क्या काम करती है? तो घी बनाती है। आरसीडीएफ का मतलब ओवरऑल हो गया, आरसीडीएफ मतलब पूरा डेयरी तंत्र हो गया। घी बनाती है, दूध बनाती है, छाछ बनाती है, लस्सी, श्रीखंड, पनीर, दही, मावा, चीज वगैरह, ये सब का उत्पादन कर रही है। तो सबसे पहले तो आरसीडीएफ जो किसान है उनको हेल्प कर रही है, किसानों को क्या कर रही है? हेल्प कर रही है। बाद में उनके प्रशिक्षण वगैरह और उनके प्रोजेक्ट के लिए काम कर रही है। अब देखो क्या क्या बना रही है। तो एक तो दूध पाउडर बनाती है, दूध पाउडर। तो दूध पाउडर संयंत्र आरसीडीएफ के साथ है। दूध का पाउडर क्यों बनाती है? आप समझ लीजिए, दूध का पाउडर इसलिए बनता है दोस्तों कि भाई जो सर्दी में ना, सर्दी में पशु दूध क्या देते हैं? ज्यादा, और गर्मी में पशु दूध देते हैं कम। अब गर्मी में दूध की क्या आएगी? किल्लत, और सर्दी में दूध आ गया एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा दूध को पाउडर में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर गर्मी में उस पाउडर को वापस दूध में कन्वर्ट कर देते हैं। तो दूध पाउडर संयंत्र 7 है रानीवाड़ा जालोर में, जो सबसे बड़ी डेयरी है। भीलवाड़ा, अजमेर, अलवर, जयपुर, हनुमानगढ़ और बीकानेर। और निजी क्षेत्र का जो दूध पाउडर का संयंत्र है वो कहां पर है? कोटा। वो आरसीडीएफ का नहीं है, निजी क्षेत्र का है, वो कहां पर है? कोटा। ठीक है। एक है टेट्रापेक। टेट्रापेक दूध आता है जो कहीं खराब नहीं होता ना, वो दूध का टेट्रापेक दूध आता है। तो टेट्रापेक दूध संयंत्र जयपुर में है। घी का संयंत्र भी कहां पर है? जयपुर में है। मावा बनता दूध का, तो वो संयंत्र अलवर में बनाया है। श्रीखंड आता है तो श्रीखंड उदयपुर में है। पनीर आपका बनता है वो रानीवाड़ा जालोर में है। और दूध की आइसक्रीम, चीज, लस्सी वगैरह बनती है वो सब जयपुर में बनती है। बोलो क्लियर है क्या? तो ये दूध के उत्पाद हो गए। बोलो, दूध पाउडर संयंत्र कितने हैं? 7। टेट्रापेक दूध संयंत्र कहां पर है? जयपुर। और घी का भी संयंत्र कहां पर है? जयपुर। मावा का कहां पर है? अलवर। श्रीखंड बनता है वो उदयपुर में। पनीर आपका बनता है रानीवाड़ा में। आइसक्रीम, चीज और लस्सी वगैरह बनती है वो जयपुर में। ये टोटल आपकी बात है। अब दूध उत्पादकों के लिए क्या कर रहे हैं, क्या क्या योजनाएं चला रहे हैं? दूध उत्पादकों के लिए योजनाएं क्या हैं देखिएगा। अब पहली बात तो मुख्यमंत्री दूध उत्पादक संबल योजना 2019-20 के बजट में चलाएगी, दूध उत्पादक संबल योजना। ठीक है। अब ये क्या है कि जो दूध उत्पादक होता है ना, उसको 2 रुपया, मतलब जैसे प्रति लीटर की दर से, मतलब कहने का मतलब सुन लो, वो अपना दूध बेचता है तो उसका फैट के आधार पे दूध खरीदा जाता है। फैट के आधार पे दूध का क्या किया जाता है? खरीदा जाता है कि जितना फैट होगा उसी प्रकार से उसका दूध का भाव दिया जाएगा। लेकिन सरकार अपनी तरफ से 2 रुपया उसको प्रति लीटर और दे रही है, 2 रुपया प्रति लीटर और दे रही है। तो मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना 2019-20 में आई, जो 2 रुपया प्रति लीटर के हिसाब से और दे रही है। ठीक है। ये हो गया एक्स्ट्रा सरकार की तरफ से। अब सरस सामूहिक आरोग्य बीमा योजना, मतलब सरस ना
सरस का बीमा योजना है, ध्यान दीजिएगा 15 अक्टूबर को 15 चरण शुरू हुआ है। बीच में सामूहिक बीमा आरोग्य बीमा योजना समझ रहे हो क्या, कि अपने परिवार का पूरा बीमा करवा रही है, पूरा उनका परिवार का बीमा करवा रही है, ठीक है। एक है राज सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना, इसका चौथा चरण चल रहा है। दुग्ध उत्पादक की दुर्घटना में मृत्यु होगी या पूर्ण रूप से स्थायी विकलांग हो गया, मतलब उत्पादन मृत्यु हो गई या विकलांग हो गया, वो कौन सा हो गया, विकलांग हो गया, तो 5 लाख रुपया उसको मिलता है और आंशिक विकलांग पर उसको 2 लाख रुपया मिलता है। ये इनके लिए बीमा करवाई गई है। तो राजस्थान सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना में 5 लाख रुपया और कितना रुपया, 2.5 लाख रुपया, ठीक है। और सरस सामूहिक आरोग्य बीमा योजना है, एक दूध उत्पादक संबल योजना है जिसमें 2 लीटर का दूध 2 रुपया प्रति लीटर पे दे रहे हैं। और इसके अलावा ये अनेक प्रकार की क्या बना रहे हैं, बोलो, उत्पाद बना रहे हैं अलग अलग। और साथ में ये मेट्रो डेयरी बनाई है गोविंदगढ़ में, बाद में जानवरों के लिए सीमन बैंक है बस्सी जयपुर में, और विदेशी प्रजनन पशु केंद्र है कि भाई जिससे बने बेस्ट क्वालिटी के जानवर बने, कौन से गाय भैंस वगैरह हो। और इधर पहली डेयरी आपके अजमेर में खुली, रानीवाड़ा में सबसे बड़ी डेयरी है। बजट में क्या क्या बात आई, तो बजट में डेयरी और खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय है बस्सी जयपुर में, और डेयरी विज्ञान प्रौद्योगिकी महाविद्यालय बीकानेर, और कहां पर है, जयपुर। ये कहानी कहां से शुरू हुई, तो श्वेत क्रांति की जो शुरुआत की वो वर्गीज कुरियन ने की। वर्गीज कुरियन ने जो श्वेत क्रांति कहा कि दूध का व्यवसायीकरण करना चाहिए। अब तक दूध है ना, वो कौन है कि पशुपालक अपने खाने पीने के लिए रखता है, तो उसको बाजार में लाओ। तो ये जो कॉन्सेप्ट बाजार में लाने वाला जो था वो किसने दिया, वर्गीज कुरियन ने। और वर्गीज कुरियन की इसी क्रांति को श्वेत क्रांति बोलते हैं, श्वेत क्रांति बोलते हैं। और इसने ये प्रयोग कहां पे किया, आनंद गुजरात में हो गया। और इंडिया के परिप्रेक्ष्य में उसने कौन से प्रोडक्ट को बाजार में लाया था, अमूल को। जैसे हमारे राजस्थान में कौन सा प्रोडक्ट लाया गया, बोलो सरस, तो वहां पर कौन सा लाया गया, अमूल। कौन सा, अमूल लाया गया, आ गया। उसके बाद हमने बोला कि ये पूरा प्रोजेक्ट हो गया। अब इसके लिए पैसा किसने दिया था, विश्व बैंक ने। और उस समय एक ऑपरेशन फ्लड आया था, फ्लड जो श्वेत क्रांति से रिलेटेड था। अब विश्व बैंक ने पैसा दिया, उसमें राजस्थान का हमारा राजस्थान डेयरी विकास निगम खुला, बाद में आरसीडीएफ खुल गया। और इस आरसीडीएफ ने, आपको पता है आरसीडीएफ के अंतर्गत ये पूरा ढांचा है राज्य में, बाद में उसके अंदर जिला वाले हैं, बाद में गांव वाले हैं। और ये आरसीडीएफ है ना, कितना लीटर, टोटल 23.19 लाख किलो दूध इकट्ठा करता है। 8.44 लाख लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। और ये क्या क्या तो पशुपालकों को सुविधा देता है, और साथ में दूध में क्या क्या प्रोडक्ट बनाता है, और पशुपालकों के लिए क्या क्या सुरक्षा का इंतजाम कर रखा है। और मैंने कहा डेयरी में आपका महिलाओं को 50% का आरक्षण, कोई भी बूथ खोलते हैं, कोई भी दुग्ध उत्पादक समिति खोलते हैं तो कितना % आरक्षण दिया गया, 50% आरक्षण का इनको प्रावधान किया गया है। तो ये दोस्तों एक डेयरी का टॉपिक है। टोटल अगर आप बात करें तो पूरी हमने बजट को और सारी चीजों को जोड़ दी। अब देखिए हमारा एक टॉपिक था पशुपालक, पहले पशु का टॉपिक बताया था ना, पशु उसकी कुछ चीजें और रह गई। तो पशु और पशुपालन विकास के लिए कुछ बातें और है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना 2012-13 में शुरू हुई, जिसकी शुरुआत 15 अगस्त 12-13 मतलब बजट में घोषित हुआ था, और शुरुआत हो गई 15 अगस्त 2012 को। जो पिछली बार तुम्हारे को कॉलेज लेक्चर में पूछा था, ठीक है। प्रथम भेड़ बकरी प्रजनन नीति 2013 में बनी। आपको भैंस प्रजनन नीति हमने बताई थी 2009 में, और भेड़ और बकरी प्रजनन नीति आपकी 2013 में। एक है भामाशाह पशु बीमा योजना, जिस प्रकार से पहले भामाशाह कार्ड बना था ना, भामाशाह कार्ड, उसी प्रकार से भामाशाह पशु बीमा योजना, पहले पशु मर जाता तो उसका बीमा करते हैं, तो पशु बीमा योजना 2016 में आई कि जो भामाशाह कार्ड धारक है उसके पशुपालकों के पशुओं को अनुदानित कुछ प्रीमियम जमा कराने पर बीमा मिलेगा, ठीक है। तो ये बात हो गई बीमा। जैसे चिकित्सा बीमा हमारे मानव का होता है, वैसे पशुओं का हो गया, ठीक है। एक अविका कवच बीमा योजना, अविका कवच का मतलब है जो हमारी भेड़ नहीं है क्या, भेड़ों के लिए बीमा है। तो भामाशाह कार्ड धारक भेड़ पालकों की भेड़ों का अनुदानित बीमा प्रीमियम है, 2017 में योजना ये हुई। तो भेड़ों का बीमा के लिए कौन सा है, अविका कवच बीमा योजना। पशुओं का ओवरऑल बीमा कौन सा, भामाशाह बीमा योजना। और पहली भेड़ प्रजनन नीति कब आई, 2013 में। और मैंने बोला भैंस प्रजनन नीति बताई थी उस समय, वो कब आई थी, 2009 में। बिल्कुल क्लियर है क्या, ये पहले बच गया था। और निःशुल्क दवा योजना पशुपालकों के लिए आई है। अब आया अब की बार के बजट में, अब देखिए बजट को जोड़ दिया।
बजट 2021-22 में पशुओं के लिए क्या बात आई है, तो पशु चिकित्सा एम्बुलेंस सेवा आई है। एम्बुलेंस कि पशुओं के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाएगी, जो करंट में मैंने बताया था कि आंध्र प्रदेश की तर्ज पर लाए हैं। किसकी तर्ज पर लाए हैं? आंध्र प्रदेश। ऐसा एम्बुलेंस लाने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। तो आंध्र प्रदेश की तर्ज पर एम्बुलेंस लाए हैं 102 नंबर। आपको पता है हमारे एम्बुलेंस 108 नंबर सामान्य है और 104 नंबर प्रसूता वाहन है। प्रसूता वाहन मतलब जो गर्भवती महिला है उनके लिए है, और 102 नंबर है। अब पशुपालक सम्मान समारोह का भी आयोजन किया जा रहा है। ये टोटल आपकी बात पशुपालक और बेसिकली डेयरी विकास के लिए हो गई। अब हमारा अगला टॉपिक होगा, वो आपका कौन सा होगा बोलो? तो अगला टॉपिक जो बताया जाएगा वो आपको गोपालन विभाग। कौन सा? गोपालन। अब एक तो गोपालन विभाग हो गया और एक मत्स्य हो गया। कौन सा हो गया? मत्स्य मतलब मछली पालन। मछली पालन तो कृषि में सारी चीज आ गई, मतलब कृषि आ गया, पशुपालन आ गया, डेयरी आ गया, गोपालन, मत्स्य, तो ये सारे के सारे विभाग आ जाएंगे। उसके बाद आपका प्राथमिक क्षेत्र में दो चीजें बसती हैं, एक वन और वन्य जीव का। वन और वन्य जीव से जुड़े जैव विविधता वाला, क्योंकि उसका पर्यावरण का एक तो वो टॉपिक बचता है, एक जल और जल परियोजनाओं का। तो दोस्तों तुम्हारा आधा कोर्स इसमें पूरा हो जाता है, प्राथमिक क्षेत्र आपका पूरा आ जाता है। तो ये मुख्यमंत्री निःशुल्क भेड़ बकरी प्रसरण नीति, पशु बीमा योजना, अभी का कवच, बजट में क्या क्या बात हुई है, ये सारी बात है। अब अगली क्लास जो हमारी होगी, जो कल होगी, वो आपका सुन लीजिए, वो आपकी कौन सी होगी? तो मैंने बताया पढ़ के आएंगे गोपालन विभाग और मत्स्य। कौन सा? गोपालन विभाग और कौन सा? मत्स्य के बारे में हम बात करेंगे कल की कक्षा। और बाद में इस सप्ताह में ये सारा हो गया, तो बाद में अगले में अपन सोमवार को जो करेंगे वो आपका कौन सा? एक तो वन से जुड़ा हुआ और एक आपका जल से जुड़ा हुआ। तो जल और वन दोनों इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आपका टॉपिक, क्योंकि वो पूरे सप्ताह में चलेगा, बड़ा टॉपिक, क्योंकि मैं ज्योग्राफी को साथ जोड़ रहा हूं, इसलिए वो बड़ा टॉपिक बन जाता है। तो इसलिए उसको भी आप देखेंगे, तो अगले सप्ताह में पूरा चलेगा और फिर आपका उद्योग का टॉपिक आ जाएगा, ऐसे आएगा। तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत अभिनंदन आपका।